पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं इसकी समानता होती है तो वह मात्र एक संयोग माना जाएगा। क्या? बैंक मैनेजर तो हक्का बक्का रह गया और उसने तुरंत ही बैंक के अंदर जाकर अपने लॉकर को देखा, जो कि पूरी तरह से खाली था। वह बाहर चिल्लाते हुए निकला, डाका पड़ा है, डाका, मैं तो लूट गया। इसका मतलब ये फायर ब्रिगेड के आदमी नहीं थे, बल्कि उसके भेष में डाकू थे। मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। बैंक मैनेजर सर पकड़कर बैठ गया। फिर होश में आया तो लोगों ने समझाया और पुलिस विभाग को सूचना देने को कहा गया। मैनेजर ने भी वही उचित समझा और फ़ोन करके बैंक के लूट की सारी जानकारी पुलिस विभाग के रस्तोगी से बात करके दी और जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने का अनुरोध किया, जिससे अपराधियों को पकड़ा जा सके, जो कि अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, और उन्हें पकड़कर बैंक का सारा पैसा वापस लाया जा सके, क्योंकि आज करोड़ों से भरा हुआ बैंक का पैसा। विक्रांत अपने ग्रुप का सच्चा, वफादार एवं कोई भी प्लान बनाने में मास्टरमाइंड था। आज तक उसका कोई प्लान ऐसा नहीं हुआ जिसको उसने बनाया और फेल हो गया हो। वह इतनी गहराई से प्लान बनाता था जिससे योजना फेल होने की कोई शक या गुंजाइश ही नहीं होती थी। इस बार भी उसने ऐसा ही एक मास्टर प्लान बनाया, जिसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे 3 और साथियों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने कबीर और महेश को तैयार कर लिया था और एक और साथी की तलाश जारी थी, जिसके लिए वह काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। डर विक्रांत का इंतज़ार खत्म हुआ। दर्पण नगर का मशहूर एवं खूंखार अपराधी जालिम सिंह आज ही जेल से बाहर आ रहा था। उसकी आज़ादी का आज ही दिन मुकर्रर किया गया था। कहा जाता है कि वह अक्सर ही जेल में आता जाता रहता था। अपने नाम की तरह उसके जैसा भी कोई जल्लाद नहीं होगा, क्योंकि लोगों के गले काटना उसको सबसे अच्छा लगता था। परंतु उसने गाड़ियों के बारे में पीएचडी कर रखी थी। किसी भी तरह की गाड़ियों की नकल करना और उसके जैसा बनाने में बड़ा मज़ा आता था। खराब से खराब गाड़ियां भी उसके हाथ में आने के बाद मक्खन की तरह चलती थी। विक्रांत ने उसको ले जाने के लिए आज खुद ही गाड़ी चलाकर जेल पहुंचा था और अपने साथ अपने अड्डे पर उसको लेकर पहुंचता है, जहां पर कबीर और महेश पहले से मौजूद थे। एक ऐसा गोडाउन जिसमें चारों तरफ गाड़ियों की भरमार थी और उन सब के कुछ न कुछ कल पुर्जे इधर उधर बिखरे थे, जिसमें से कुछ गाड़ियां चलने के काबिल थी, लेकिन कुछ ऐसी थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनका क्या होगा। उन्हीं के बीच बैठा विक्रांत, जो कि सारे गाड़ियों को एक एक करके पता नहीं किस काम में इस्तेमाल करने के लिए लाया था, उसी में बैठकर कुछ न कुछ बनाता रहता था। और उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो आज तक एक इतिहास के पन्ने में भी रह सकता है, हकीकत तो नहीं हो सकता। वो दास्तान जो कि आप सुनकर हैरान और अचंभित हो जाएंगे, वे है सातिर कौन। सातिर कौन, इसमें 2 सातिरों का जिक्र किया गया है, जो एक पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखता है और एक सातिर जो कि चोर और लुटेरा का। आयनापुर गांव एक विकसित गांव था, जिसके शहर से दूर दूर तक लोग उस गांव में आते थे। वह नाम का ही सिर्फ गांव था, बाकी वहां कई प्रकार की फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े सोना चांदी के व्यापारी उसी नगर में रहा करते थे और अपने लेन देन का सारा पैसा आयनापुर बैंक में जमा करते थे। देखते ही देखते आयनापुर इस प्रकार से प्रसिद्ध हुआ कि बाहरी लोग भी आकर्षित होने लगे और अपने 2 नंबर का पैसा आयनापुर बैंक में जमा कराने लगे। एक ऐसा बैंक जहां करोड़ों रुपए का लेन देन होता था, चारों तरफ सख्त पहरा और ऐसी तकनीकों से लैस जहां चोरी करना असंभव था। फिर भी उस जगह को चारों तरफ से पुलिस की निगरानी में रखा गया था, जिससे किसी भी घटना का किसी भी प्रकार से अंजाम न दिया जा सके। सोमवार का दिन था। आयनापुर
बैंक के कर्मचारी अपनी अपनी जगह तैनात थे। लोगों की भीड़ बैंक के ग्राउंड में भरी पड़ी थी। अचानक ही बैंक में आग लगने की सूचना ने सबको तितर बितर करके भगदड़ के रूप में बदल दिया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया और कुछ ही देर में दमकल की 2 गाड़ियां बैंक के पास आकर रुक गई, जिससे पाइप को निकालकर बैंक के अंदर ले जाया गया और कर्मचारियों को बाहर निकलने का आदेश देते हुए लोगों को इधर उधर करके बैंक की तिजोरी के पास पहुंचकर विक्रांत ने कबीर को इशारा किया और इशारे में ड्राइवर से बात हुई और वैक्यूम प्रेशर चालू हो गया। थोड़ी ही देर में बैंक का सारा पैसा वैक्यूम प्रेशर के पाइप के द्वारा वैन के अंदर पहुंच गया था। लोगों को हटाते हुए कबीर ने गाड़ी को बैक किया और थोड़ी ही देर में वे रोड पर गाड़ी को दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड की 2 और गाड़ियां आईनापुर बैंक के पास आकर रुक गई। अब तो लोगों की भीड़ वापस इस नज़ारे को देखने के लिए बैंक के पास जमा होने लगी और लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हुआ, बैंक में फिर से आग लग गई क्या? अभी अभी तो 2 गाड़ियां आग बुझाकर गई हैं। बैंक के मैनेजर ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर से पूछा, क्यों भाई, अब क्यों वापस आए हो? अभी अभी तो गए हो। ड्राइवर ने गुस्से में भरकर उत्तर दिया, पागल हो गए हैं क्या साहब, मैं तो अभी अभी आया हूँ। दमकल के ड्राइवर ने उत्तर दिया। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन की घंटी बजी। राजीव ने रिसीवर को उठाया, जिससे ज्ञात हुआ कि करोड़ों रुपए से भरा एक ट्रक आज आईनापुर के बैंक में बाहर से आ रहा है, जिसके लिए उन्हें तैनात किए जाने की बात हो रही थी, क्योंकि उनके नाम से ही चोरों और लुटेरों का पैंट गीली हो जाया करती थी। उनके अंदर दया और मोह का कोई अंश नहीं था। वे निर्दयी व क्रूर जाने जाते थे। अपराधी को देखते ही गोली मारना उनकी आदत थी। अक्सर पुलिस महकमे में उनके दादागिरी को देखकर लोग उनको पुलिस विभाग का शैतान माना करते थे। अब तक उनके हाथ से 56 अपराधियों का इनकाउंटर हो चुका था। दूसरी तरफ पुलिस में तैनात राहुल बहुत ही सुलझे और कर्मठ व्यक्ति थे, जो कि जोश से नहीं हमेशा होश से काम लेते थे, जिससे उनका नाम पुलिस महकमे में साथिर के नाम से मशहूर था। उलझे से उलझे केसों को वो मक्खन की तरह सॉल्व कर देते थे। उन सब का हेड एक नया ऑफिसर तैनात किया गया था, जिसके बारे में लोग कम ही जानते थे। उनके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी अभी मौजूद नहीं थी, जिससे राजीव और राहुल भी अनजान थे और उनके इंतज़ार में आईनापुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 पर चहलकदमी कर रहे थे। तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। रस्तोगी पुलिस कमिश्नर पद पर तैनात थे। तैनात होने के साथ साथ वे एक ऐसे अधिकारी थे जो पूरी तरह से ईमानदार थे। लोगों की सेवा वे मन से किया करते थे। इस प्रकार के लूट को पहली बार सुन रहे थे। उनके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा था कि वे घर भी न जा सके और सूचना मिलते ही चारों तरफ नाकाबंदी करवा के खुद भी यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। शाम होने को आई, लेकिन उनकी कोई भी अभी तक ऐसी खबर नहीं मिली जो कि उनको सुकून दे। आज अभी तक उनके फायर ब्रिगेड की वो 2 गाड़ियाँ की कोई पता न चल रहा था और वह बहुत ही परेशानी में यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। उसी समय उन्हें पता चला कि एक वैन जो कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ से गुजरी है, उसकी लंबाई करीबन दमकल जैसी थी, लेकिन यह न पता चल सका कि वह किसकी थी। अचानक दूसरी तरफ से भी उनको समाचार मिलता है कि एक और वैन जो उसी की तरह बनावट की थी और लंबाई के हिसाब से वो बनाया जा सकता है, ऐसा संदेश जताया गया। इस पर रस्तोगी ने अपना दिमाग लगाया कि इसका मतलब है उसी से कुछ न कुछ वारदात किया गया है और वे वापस अपने हेडक्वार्टर पर पहुंच गए। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद।